दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं इस वीक के करंट अफेयर इन सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं पहले किस किस की अपॉइंटमेंट हुई है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील के लिए जो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसके चेयरमैन को रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो वो पर्सनैलिटी कौन है? तो वो है जस्टिस अशोक भूषण, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। और ये जो नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये देखती है अपील्स को देखती हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर और कंपटीशन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है जस्टिस अशोक भूषण को एज एन चेयरपर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहली वोमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है यूएनडब्ल्यूटीओ की, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो कौन है? वो है शेखा नसीर ओल नोवेस की। ठीक है, तो ये यूएई से बिलोंग करती हैं। इसकी यूएनडब्ल्यूटीओ की पहली सेक्रेटरी जनरल बनने वाली वोमेन कैटेगरी में ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इनका टेन्योर होगा जनवरी 26 में शुरू होगा, 30 तक जाएगा, 4 साल का टेन्योर रहेगा। ठीक है, 50 साल की हिस्ट्री में पहली बार पर्सनैलिटी है जो एक वोमेन उसकी जनरल सेक्रेटरी बनी है। नेक्स्ट हो जाता है नारायण भट्टाचार्य। तो इनको रिसेंटली ऑनरेरी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये सबसे पहले बता देता हूँ, नारायण भट्टाचार्य कैलीग्राफर हैं, तो डेफिनेटली इनको वर्ल्ड कैलीग्राफी एसोसिएशन का एज एन ऑनरेरी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कैलीग्राफर मलयालम के रिनाउंड कैलीग्राफर हैं, तो ये पहला कोई इंडियन है इस तरीके की जो ऑनरेरी डायरेक्टर पोजीशन मिली है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है स्कीम्स इनिशिएटिव से रिलेटेड क्या न्यूज में था इस वीक। पहला एक कैंपेन था वॉक टू मार्स। ठीक है, तो मार्स की डिस्टेंस अर्थ से कितनी है? 54 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला कि इतना चलना है, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया यूएई के द्वारा, यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है कि 54 मिलियन किलोमीटर आपको चलना है। आप पैदल चलो, रन करो, वॉक करो, स्विम करो, साइकिलिंग करो, इतना क्यूमुलेटिव आपको चलना है। तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट फिटनेस एंड यूनिटी। ठीक है, इसका पर्पस ये है, और इसको लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? और डिस्टेंस पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट से आपको पता होना चाहिए कितनी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, अर्थ और मार्स के बीच में। अवार्ड से रिलेटेड क्या न्यूज में था? डॉग बबीता स्नीफर डॉग है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आपको बताना है। इनको नेशनल केनाइन ब्रेवरी अवार्ड मिला है इस बार। ठीक है, तो ये बीएसएफ की एक डॉग है, स्नीफर डॉग, डॉग बबीता। तो इनका मेनली पार्टिसिपेंट जो अमृतसर वाला सेक्टर है ना, वहां पे स्मगलिंग ऑपरेशन को रोकने के लिए, जिसमें 3 स्मगलर्स को पकड़ा गया था, आर्म्स और एम्यूनेशन को सीज किया गया था, तो वहां पे इनका काफी रोल रहा था, तो इसलिए इनको ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आर के नाइन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2025 का बुकर प्राइज मिला है एक नोबल फ्लैश के लिए। ठीक है, नोबल का नाम आपको पता होना चाहिए और बुकर प्राइज किसको मिला वो पता होना चाहिए। तो ये मिला है डेविड सेजले को। ठीक है, डेविड सेजले को फ्लैश जो नोवेल है उसके लिए बुकर प्राइज मिला है। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है इस साल का 2025 का? वो मिला था बानू मुश्ताक, जो उसकी ऑथर थी, साथ ही साथ दीपा भट्टी, जो उसकी ट्रांसलेटर थी। हर क्लेम के लिए दिया गया था। ठीक है, ये इंटरनेशनल था, वो दूसरा था। ठीक है, और वो कन्नडा का ट्रांसलेशन था, उसके लिए उनको दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरपोल के द्वारा मेडल दिया गया अपना हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, विच कंट्रीज इंटीरियर मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो ये इंटरपोल ने अपना हाईएस्ट ऑर्डर कंट्री को दिया है। इंटरपोल ग्लोबल पुलिसिंग वाली एजेंसी है। ठीक है, सारी पुलिसिंग से कम्युनिकेट करके कोलैबोरेट करते हैं साथ में, और जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ निकालते हैं। ठीक है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया है बहरीन के इंटीरियर डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने काफी स्टैंडर्ड को फॉलो किया है और स्ट्रेंथन किया है ग्लोबल पुलिसिंग कॉर्पोरेशन और रीजन सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लेकर। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज में था। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो बनाएंगे अपने मेजर एआई डेटा सेंटर एक आइलैंड पे। ठीक है, तो वो आइलैंड कौन सा है? वो आइलैंड है क्रिसमस आइलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया की एक टेरिटरी है। ठीक है, तो वहां पे ये एडवांस एआई डेटा सेंटर बनाने वाले हैं। तो मैप में मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा लेफ्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्रिसमस आइलैंड यहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया के नीचे। ये ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, तो वहां पे ये गूगल अपना लार्जेस्ट एआई डेटा सेंटर बनाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि कोई ऑफिशियल उनमें से अटेंड नहीं करेगा G20 समिट को। तो ये G20 समिट होने वाली कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ने बोल दिया कि हम अटेंड नहीं करेंगे, तो पर ये होने वाली कहाँ पे है? ये होने वाली है G20 की समिट साउथ अफ्रीका के अंदर 2025 में। ठीक है, तो रीजन क्या थे? साइटिंग ह्यूमन राइट कंसर्न। बस इस न्यूज में इतना ही जानना है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं,
विच कंट्री अनाउंस्ड ए प्लान टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 साल से जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा, ऐसा एक कंट्री ने अनाउंस किया है। तो वो कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क यू नो यूरोपियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट है, इस रीजन में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट के साइड, राइट साइड में, ठीक है। Which international organization has adopted world first global ethical standard on neurotechnology? न्यूरोटेक्नोलॉजी क्या है कि ब्रेन के अंदर टेक्नोलॉजी में चिप वगैरह लगा दी जाएगी जो दिमाग को रीड करेगा, दूर से ही दिमाग से डायरेक्शन कमांड दी जाएंगी और सब कुछ कंट्रोल कर दिया जाएगा। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाता है, तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बैन, मतलब एथिकल स्टैंडर्ड पे इसको बैन करने के लिए बोला है, ठीक है, न्यूरोटेक्नोलॉजी। तो ये बोला गया है यूनेस्को के द्वारा, जिससे क्या होगा कि प्राइवेसी आपकी भंग हो जाएगी, एक तरीके से दिमाग में चिप लगा दी जाएगी, दिमाग का सारा डेटा वो पढ़ लेंगे, ठीक है, न्यूरल डेटा वगैरह। तो ये एथिकल कंसर्न है, तो इसलिए यूनेस्को ने इसको कंप्रेसिव रूप से एथिकल टेस्ट फ्रेमवर्क को बैन करने के लिए बात की है, ठीक है। हनी माडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया नवंबर में। तो ये किस कंट्री की फाइनेंशियल असिस्टेंस से बना है? पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ये किया गया मालदीव्स के अंदर। इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है इंडिया की तरफ से, ठीक है, हनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, नेशनल न्यूज का टॉपिक आ गया है अभी, ठीक है। तो असम एक बिल लाने वाले हैं, प्रोविजन ऑफ पॉलीगेमी। पॉलीगेमी यू नो मल्टीपल मैरिजेस, ठीक है। तो बैन मल्टीपल मैरिजेस, प्रोवाइड कंपनसेशन वुमेन विक्टिम, इसके लिए बिल लाने वाले हैं, ठीक है, मल्टीपल मैरिजेस को रोकने के लिए। तो इसके लिए कुछ बोला है कि अगर आप मल्टीपल मैरिज करोगे बिल पास होने के बाद तो 7 साल की सजा भी होगी। साथ ही साथ बिल में कुछ एग्जाम्पशन भी है, जैसे 6 शेड्यूल वाले एरिया ट्राइबल्स के, उनके कस्टमरी लॉज को रेस्पेक्ट करने के लिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल का स्टेट आपको पता होने चाहिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, असम से याद रखना है इसको। अदानी ग्रुप लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने वाला है प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे बनाने वाला है? लोकेशन वाइज क्वेश्चन है। ये ख्वाड़ा गुजरात के अंदर बनाने वाला है। लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाई अडानी ग्रुप इन ख्वाड़ा गुजरात। कैपेसिटी कितनी होगी? 1126 मेगावाट। कमीशनिंग कहाँ कब तक होगी? मार्च 2026 तक। डिफेंस से रिलेटेड न्यूज में क्या क्या है? चाइना ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है जिसका नाम है फुजियान, ठीक है। तो किस क्लास का है वो, मतलब उसकी क्लास है पर्टिकुलर, तो उस क्लास बिलोंग करता है क्लास 3 से, टाइप 003 से बिलोंग करता है। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नाम आपको पता होना चाहिए, फुजियान, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपोलो हाई एनर्जी लेजर वेपन, ये भी काफी न्यूज में था। तो ये किस कंट्री ने डेवलप किया? लेजर वेपन आपको पता होगा, लेजर की हेल्प से जो भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल आएंगे, कोई भी मिसाइल वगैरह आएगी, उसको न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। तो इसको बनाया गया है कंट्री ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। इस तरीके का ये वेपन कुछ लगभग लगभग इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर, एक फेज होता है मिसाइल जब लॉन्च की जाती है किसी कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, तो एक फेज हो जाता है जिसमें उसको इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, वो होता है ग्लाइड फेज, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है दो कंट्री ने साथ में मिलकर कि ऐसा कुछ बनाएंगे जो इस ग्लाइड फेज में भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करते, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के द्वारा। अब मैं दिखा देता हूँ ग्लाइड फेज होता कौन सा वाला फेज है, ठीक है। ग्लाइड फेज में होता है जो ये स्टार्टिंग वाला फेज होता है और ये फाइनल वाला फेज होता है, टर्मिनल फेज। तो उसके बीच में जब मिसाइल ऐसे 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 लेफ्ट राइट भागती है जो उसको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उस वाले फेज में डिटेक्ट करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ज्वाइंट प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के द्वारा। ऐसा कुछ बनाएंगे जो इस फेज में भी उनको डिटेक्ट करे और न्यूट्रलाइज कर पाए मिसाइल्स को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने असाइन किया है 2095.7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनवार एंटी टैंक मिसाइल बनाने के लिए। मिसाइल कौन सी होगी? इनवार एंटी टैंक मिसाइल बनाने के लिए ये दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, ठीक है। मिसाइल इस तरीके की दिखाई देती है। बीएसएफ का पहला ऑल वुमेन, सबसे पहला ऑल वुमेन किसका? बीएसएफ का, जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ठीक है। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन जिसका नाम है, बीएसएफ का है, ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट है। ये कहां पर रेज की जा रही है, मतलब कहां पे इसको डेवलप किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ग्वालियर एमपी के अंदर, स्कूल ऑफ ड्रोन फेयरवेयर, ड्रोन वॉरफेयर ग्वालियर के अंदर, ठीक है। मतलब ड्रोन को लेके कैसे उसको यूज करना सर्विलेंस में, काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में, इन सब के लिए वहां पे स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर ग्वालियर में इसको रेज किया गया है। इस यूनिट को, यूनिट का नाम पता होना चाहिए, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, और बीएसएफ की एक यूनिट है, ठीक है। आर्म फोर्सेस किसकी यूनिट है वो पता होना चाहिए। इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लेते हैं, कौन सा स्टेट बन गया है जो इंप्लीमेंट किया जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को सबसे पहले? तो वो किया पंजाब ने। अब भारत नेट स्कीम पता होना चाहिए, भारत नेट स्कीम का पर्पस क्या है
कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना सारे के सारे गांव को थ्रू हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड, ठीक है। ये इसका मेन पर्पज है, ठीक है। तो इसको अमेंडेड फॉर्म में लॉन्च करने वाला, फुल्ली रोल आउट करने वाला पहला स्टेट बन गया है पंजाब, ठीक है। विच इंडियन बैंक हैज क्रॉस्ड US$ 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब पहली बार इतना $100 बिलियन का कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली पहली कौन सी बैंक बनी है? वो बनी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। वही सबसे आगे इसमें है कि फर्स्ट बैंक बन गई है $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को दिल्ली के अंदर जो लोकेटेड है उसको रीडेवलप किया जाएगा एज ए, मतलब किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, उसको स्पोर्ट्स सिटी बनाने की बात चल रही है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली को, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर एंड यूथ अफेयर्स। ट्रेडिशनल लेपचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेपचा कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम के अंदर। उनके दो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको GI टैग दिया गया है। वो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से? टोंगबक और पोमटोंग पोलिट। इमेज में देख लेते हैं, ये टोंगबक, ये पोमटोंग यूनिट, ठीक है। ये तार वाला बजाने वाला, ये मुंह से बजाने वाला, ठीक है। एक AI बेस्ड फ्रेट लॉकिंग सिस्टम, मतलब जो फ्रेट जाता है रेल के थ्रू, उस पे लॉक जो लगाया जाता है, तो AI बेस्ड लॉक लगा दिया जाएगा, ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है दृष्टि। तो इसको इंडियन रेलवेज ने किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया है? इसको बनाया गया है IIT गुवाहाटी के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने IIT गुवाहाटी के साथ कोलैबोरेट करके AI बेस्ड फ्रेट लॉकिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम है दृष्टि। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, मतलब टॉपिक एनवायरमेंट। विच स्टेट टू ओवरटेक पंजाब, पंजाब को ओवरटेक कर दे इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग आपको पता ही है, जो फसल काटने का जो वेस्ट बच जाता है उसको जला देते हैं डायरेक्ट अगली फसल लगाने से पहले। तो स्टबल बर्निंग NCR रीजन में काफी सारे सिचुएशन खराब हो जाती है सर्दी के टाइम पे इसके कारण। तो पंजाब से भी आगे निकलने वाला, मतलब उसमें स्टबल बर्निंग का केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो ये स्टेट है MP, MP उससे आगे निकलने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिस्टोर करने की बात की है रियसिस मक्यू के स्टेटस को अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। रियसिस मक्यू मक्यू ये एक मंकी की मतलब स्पीसीज है। तो उसके वाइल्ड लाइफ एक्ट 72 के अंदर उसके स्टेटस को रिस्टोर किया जाएगा। रिस्टोर मतलब प्रोटेक्शन ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। शेड्यूल 2 में दोबारा इसको लाने वाले हैं, ठीक है। शेड्यूल 2 में क्यों लाने वाले हैं? टू प्रोवाइड ग्रेटर लीगल प्रोटेक्शन, रेगुलेट रेस्क्यू, ट्रेड एंड ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इस तरीके की स्पीसीज। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इंडिया ने जिसको रिसेंटली ऑब्जर्वर, एज एन ऑब्जर्वर, नॉट एज ए मेंबर बट एज एन ऑब्जर्वर, दूर से देखेंगे, इसके मेंबर नहीं बने अभी, ठीक है, इंडिया। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को ज्वाइन किया है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया हुआ फैसिलिटी है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। तो इसको लॉन्च किया गया ब्राजील के द्वारा, COP13 पे ही लॉन्च किया गया है, बेलम जो ब्राजील में हो रही है अभी, ठीक है। इसका पर्पज है मोबिलाइज करना $125 बिलियन टू सपोर्ट एंड रिवार्ड नेशन फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जो सपोर्ट कर रहे हैं और या उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको इसमें जो फंड एलोकेट किया जाएगा $125 बिलियन का, वो उनको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया ने अभी इसको ऑब्जर्वर की तरह ज्वाइन किया है, बाद में देखते हैं क्या होता है। मीना माता कन्वेंशन जो मर्क्यूरी को रोकता है प्रोडक्शन वगैरह को, ठीक है। तो रिसेंटली डिसाइड किया हुआ है उन्होंने, जो मर्क्यूरी का यूज होता है ना डेंटल में, डेंटल अमेलगम में, तो उसको किस साल तक फेज आउट कर देंगे। तो इसका एक टारगेट टाइमलाइन लिया हुआ है, वो है 2034 तक। 2034 तक तो इसको फेज आउट करने की बात की गई है, डेंटल अमेगल में यूज करने, एक्सेप्ट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में कुछ एग्जाम्पशन भी दिए हैं साथ साथ में, ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट COP32 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है 32 वाली, COP30 चल रही है अभी, COP32 जो 2027 में होगी, उसके लिए अभी अनाउंस कर दिया कौन उसको होस्ट करेगा, ठीक है। उसको होस्ट करेगा यूथोपिया। यूथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री है, ठीक है। मैप में देख लेना, एडिस अबाबा के अंदर ये ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। स्मार्ट एक्सॉम एक ऐप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रियल टाइम किस चीज की अलर्ट देगी? ये अलर्ट देगी फ्लड्स और लाइटनिंग से रिलेटेड, जैसे ब्रह्मपुत्र रहेगा और वहां पे काफी सारे फ्लड्स आते हैं ना उसकी वजह से, और लाइटनिंग से भी काफी ज्यादा लोग बढ़ते हैं आजकल। तो उसके द्वारा स्मार्ट एक्सोम ऐप बनाया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा, जो रियल टाइम अलर्ट देगी फ्लड्स और लाइटनिंग को लेके। कोवलम बीच, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है, लगातार 2021 से शुरू होकर अभी लगातार पांचवी छठवीं बार इसको दिया गया है, पांचवी बार दिया गया है, ठीक है। 2021 में पहली बार दिया गया था, पांचवी बार इसको लगातार दिया गया कोवलम बीच, ठीक है, चेन्नई के अंदर पड़ता है। और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये FEV डेनमार्क के द्वारा, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। एक्सरसाइज में देख लेते हैं, एक्सरसाइज गरुड़ा, ये किस कंट्री के साथ बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया की, ठीक है। ये होती है फ्रांस के साथ।
ठीक है, फ्रांस के साथ होती है इंडिया की एक्सरसाइज गरुड़ा। इस बार ये फ्रांस में ही होस्ट होने वाली है। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका एक्सरसाइज का नाम किस कंट्री के बीच में होती है और ज्यादा से ज्यादा किस लोकेशन पे इस बार ऑर्गेनाइज होने वाली है? ठीक है, तो इस बार जो ऑर्गेनाइज होने वाली है बेलागावी कर्नाटक के अंदर। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज किन कंट्रियों के बीच में होती है? एक्सरसाइज मालाबार ये क्वाड नेशंस के बीच में होती है। चारों इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया दिए हुए हैं। इस बार कौन इसको होस्ट करने वाला है? ये क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब इस बार होस्ट करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, गुआम एक लोकेशन है, वहां पे इसको होस्ट करने वाला पैसिफिक ओशन के अंदर। ये क्वाड की नेशंस की एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मारू ज्वाला ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है? ये राजस्थान में ऑर्गेनाइज हो रही है। त्रिशूल एक्सरसाइज है ना, उसी का एक पार्ट है। और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें टेस्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन, रोबोटिक सिस्टम, ज्वाइंट लैंड एयर स्ट्राइक्स वगैरह सबको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट में ऑर्गेनाइज हो रही है। लास्ट एक्सरसाइज सिक्स्थ एडिशन है अभी। एडिशन भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। विनबैक्स एक्सरसाइज, विनबैक्स वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? वियतनाम में होने वाली है इस बार ये एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेज में देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन डे इस वीक इंपोर्टेंट था। एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज में था। एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, एआई फॉर एआई एक तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसका टाइटल है शेपिंग द डीप टेक रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर। इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, मतलब पर्पज क्या है? एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट करना एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, क्रिस्पस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक इंडेक्स देते हैं टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है? तो वो है मुंबई। मुंबई को इसके अकॉर्डिंग हैप्पीएस्ट सिटी बनाया गया है एशिया में, नंबर 1। विच इंडियन सिटी टॉप बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? ठीक है, जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया एक्सपो में दिया गया है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दिया गया है चेन्नई को, एमटीसी चेन्नई। क्यों क्यों दिया गया है? एक्सटेंसिव रूट नेटवर्क, डिजिटल पेमेंट, वोमेन फ्री ट्रेवल स्कीम, ई बस स्कीम, इलेक्ट्रिकल बस स्कीम। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है इसने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इसलिए इनको ये चेन्नई को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक रहा है जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। चेंज होते हैं क्लाइमेट से क्या क्या इंडेक्स, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे कंट्रीज पे, तो कौन सी कंट्री जिस पर ज्यादा इंपैक्ट होगा वो टॉप पे होगी, और उस बेसिस पे इंडिया का रैंक ये पूछ रहे हैं, तो इंडिया का रैंक रहा है 9th, मतलब इंडिया 9वें नंबर पे है इस रिस्क को लेते हुए। ठीक है, रिलीज बाय जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे टॉप पे कौन है। कमेंट जरूर करना अगर आप लेक्चर देख रहे हो, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना आप लिखोगे, समझोगे, सुनोगे और रिलेट करोगे, तभी आप कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या क्या न्यूज में था? सबसे पहला प्रोजेक्ट पुना तंगसू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये किस कंट्री के अंदर? भूटान के अंदर है। ठीक है, किस रिवर में बनाया जा रहा है? पुना तंगसू रिवर के ऊपर ही बनाया जा रहा है। ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? संकोच की। और संकोच किसकी ट्रिब्यूटरी है? अपने ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो उस रिवर पे बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1200 मेगावाट की। इंडिया की तरफ से असिस्टेंस मिला गया फाइनेंशियल इसको, इस हाइड्रो पावर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या न्यूज में था देख लेते हैं। रिसेंटली एक सुपर टाइफून आया फुंग वुंग, जिसको दूसरा नाम ओवान भी बोला जाता है। ठीक है, फुंग वुंग ओवान। तो ये किस कंट्री को अफेक्ट किया? ये फिलीपींस को। ये अपने क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन के अंदर था। फिलीपींस आपको पता ही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की एक कंट्री है, 11 कंट्री उसके अंदर है। रिसेंटली 11वीं कंट्री किसको इंक्लूड किया गया था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। स्पोर्ट्स का पहला ही क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम आएगा तो 100% क्वेश्चन है। सम्राट राणा जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल जीता, गोल्ड मेडल जीता भाई, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये कहां पे हो रही थी ये चैंपियनशिप? ये इजिप्ट के अंदर होने वाली। इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल मतलब वर्ल्ड टाइटल लेने वाले पहले बने हैं सम्राट राणा। ठीक है, कायरो इजिप्ट के अंदर। क्रिकेट रिटर्न करने वाली समर ओलंपिक्स में। समर ओलंपिक पहले वाले तो होने वाले कहाँ है 2028 में लॉस एंजलिस के अंदर। ठीक है, तो क्रिकेट रिटर्न करने वाली है 128 साल बाद। 1900 में लास्ट टाइम खेला गया था ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट, अब 128 साल बाद ये फिर से रिटर्न करने वाली है। फॉर्मेट होगा T20, वुमेन के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो वेन्यू क्या रहेगा उसका? ठीक है, लॉस एंजलिस।
और लॉस एंजलिस के पास थोड़ी सी दूर पे साउथर्न कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पे ये जो अपना ग्राउंड है इसके लिए ऑर्गेनाइज कराने के लिए, वहां पे इनको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। फेयरप्लेक्स पोमोना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फेयरप्लेक्स पोमोना। 25-30 किलोमीटर दूर है लॉस एंजलिस के अंदर ये। साइंस में क्या न्यूज में था, इंडिया का पहला हैक प्रूफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया, जो 500 किलोमीटर की रेंज है, मतलब कुछ भी डेटा यहां से, सिक्योर डेटा जैसे डिफेंस का हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट का हो गया, तो डेटा भेजेंगे ना तो उसको ब्रीच नहीं कर सकते, मतलब उसको बीच में हैकर्स उसको, मतलब चोरी नहीं कर सकते आपका डेटा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ऐसा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर की। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है, इसको बनाया गया है क्यूएनयू लैब्स बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है। मेनली किसका बनाया गया है, डिफेंस और अपने बैंकिंग सेक्टर वगैरह के लिए, पैसे और कंट्री की सेफ्टी को सबसे पहले आती है, तो उसी को, उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। ट्विन ऑड रेडियो सर्कल्स रिसेंटली डिस्कवर किए गए, गैलेक्सी का नाम ये देख लेना, ठीक है। तो किस टेलीस्कोप के द्वारा, ये लोफर रेडियो टेलीस्कोप है, यूरोप के अंदर लगा हुआ लो फ्रीक्वेंसी आयरे रेडियो टेलीस्कोप, उसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया है। और ये ट्विन ऑड रेडियो सर्कल्स किस तरीके के हैं, 1 मिलियन लाइट ईयर अवे है, मतलब वाइड है, इतना उसका रेंज है, और 7 बिलियन लाइट ईयर अवे है यहाँ से, अर्थ से, ठीक है। तो इस तरीके के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, इसरो का सबसे बच्चा अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा या एग्जाम में, इंडिया का मंगलयान 2 मिशन का टारगेट, इसरो ने अभी रिसेंटली बोला है कि हम इतने इस साल तक मंगलयान 2 लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये टारगेट लिया गया है 2030 का। अब क्या है, मंगलयान 2 पर किस तरीके की लैंडिंग होगी वो भी बता देता हूँ। सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट है। लैंडिंग करेंगे तो लैंडर तो होगा ही होगा भैया, ठीक है, और साथ ही साथ रोवर भी होगा, और ऑर्बिटर तो जाएगा ही, वही तो लेके जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सब इसके पार्ट रहेंगे, और सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट है, ठीक है। ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन बना लिया है इसरो ने, मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। मतलब इसको डिलीवरी हुई है, इसरो ने नहीं, किसने दूसरे ने बनाया, वो बनाया गोदरेज एयरोस्पेस ने, ठीक है। इनको इसकी डिलीवरी होगी है इसरो को, विकास इंजन L110 स्टेज, जो कि गगनयान मिशन में यूज होगा। गगनयान मिशन आपको पता होना चाहिए क्या मिशन है इंडिया का, लो अर्थ ऑर्बिट के जाने का, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, ठीक है। बाकी अपनी रिसर्च वगैरह वहां पर कैरी आउट करनी है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस माइक्रोस्कोप फॉर नैनो स्केल लेवल पे जो मैग्नेटिक इमेजिंग में हेल्पफुल रहेगा, जिसका नाम है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। इसको किसने डेवलप किया, इसको किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, वहां के पी कुश ग्रुप के द्वारा, ठीक है। जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हेल्प रही है, वो नाइट्रोजन वैलेंसी को यूज करके डायमंड टेक्नोलॉजी को में इसको बनाया गया है, ठीक है। कुंचला कैवलियर रेड्डी, ये लड़की है जिनको 2029 के स्पेस मिशन के लिए चूज किया हुआ है। तो वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में किस कंट्री के अंदर जाएंगी, वो जाएंगे यूएसए के अंदर, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग होगी टाइटन स्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्यूरेशन रहेगा 2026-29 का, पर 29 में फिर वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगी स्पेस स्टेशन पे, ठीक है। 4 ईयर का प्रोग्राम है। नाम पर्सनालिटी का, किस कंट्री का, कौन सी स्पेस इंडस्ट्री है, और टेन्योर क्या है। फेस्टिवल में क्या न्यूज में था, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज करा है, भूटान ने ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है। क्यों करा है, क्योंकि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट काफी चल रहा है, मिडिल ईस्ट हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल का और भी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो काफी कॉन्फ्लिक्ट चलते ही जा रहे हैं, तो उसी बीच भूटान ने शांति बनाए रखने के लिए ग्लोबल प्रेयर पीस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा है। स्टेट स्पेसिफिक देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, जो ट्राइब लोग रहते हैं उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे, ये किया गुजरात स्टेट के द्वारा, ठीक है। गुजरात स्टेट के द्वारा किया है, पर्पस क्या है, ताकि ये स्किल्स एनीमिया, थैलेसीमिया सेंटर, कैंसर वगैरह डिसीज है, इन सब पे पहले ही वो दवाई वगैरह बना सके हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, ट्राइबल लोगों के। व्हाइट कैल्ड्रॉन ऑपरेशन, इसको किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होती है, पहली बात ये पता होनी चाहिए, डिपार्टमेंट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था इलीगल एल्परा जोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वलसाड गुजरात में जो हो रही थी, ठीक है। ऑपरेशन का नाम और किसी तरह कंडक्ट कराया गया है। ऑपरेशन बुलियन बेज, ये गोल्ड की स्मगलिंग को रोकने के लिए कंडक्ट कराया गया है, ये भी डीआरआई के द्वारा कंडक्ट कराया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में। तो ये थे कुछ करंट अपडेट इस वीक के जो महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवाइज करें, पीडीएफ की लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, देख लें, खुद से प्रैक्टिस करें, यही एग्जाम में आएगा, उसी तरीके से क्वेश्चन को डेवलप किया विद एक्सप्लेनेशन, आप थ्योरी बेस पे भी पढ़ सकते हैं इसमें से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, थैंक यू।